सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो, मैंने ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये मैंने कई बार पढ़ाया है। ठीक है, कई बार पढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको सपने में भी उठा के कोई पूछे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, तो आप बता दें तुरंत, हाँ यही है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर मेरा फिर से पढ़ाने का बस एक ही मकसद है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर वन शॉट में आप क्वांटाइज कर दीजिए, ठीक है, ये चैप्टर, क्योंकि आजकल वन शॉट गन शॉट का बड़ा ही वो चल रहा है, प्रचलन चल रहा है। तो वन शॉट से अच्छा ये गन शॉट है, वन शॉट से भी तेज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो जो चैप्टर का नाम है वो फोर्स एंड लॉ ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ, ठीक है, मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन या फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, बल, ठीक है, और गति के सिद्धांत। ठीक है ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पूरे पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना, जहां भी डाउट हो कमेंट करना, कॉल कर सकते हो। ठीक है, जो मन करे सो वो कर सकते हो। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो भाई बल, ठीक है, मैं बताया था फोर्स, फोर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। देखो क्या है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी वस्तु के दिशा को बदल सकता है। यानी कि अगर मैं सीधे जा रहा हूं और कोई मुझे फोर्स लगा दे तो मैं मुड़ भी सकता हूं। ठीक है, और अगर बॉडी रेस्ट पे है यानी विराम अवस्था में है तो उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि रेस्ट से मोशन में ला सकता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं वस्तु गति में है, मोशन में ऑलरेडी है, तो उसको वो रोक सकता है। यानी कि फोर्स कई काम कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी या स्पीड को चेंज कर सकता है। तो फोर्स ढेर सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में फोर्स ढेर सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स और क्या कर सकता है भाई, फोर्स शेप को बदल सकता है, फोर्स शेप को बदल सकता है। ठीक है, फोर्स शेप को बदल सकता है। ठीक, यानी कि अगर कोई बॉल है मेरे हाथ में, मैं उसको कस के प्रेस करूं तो उसके शेप को मैं बदल दूंगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं फोर्सली जो है दबा दूं तो वो क्या हो जाएगा, उसके शेप का चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो फोर्स बेसिकली क्या है, पुश और पुल। अगर एकदम साधारण भाषा में बोला जाए तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और फोर्स कितने तरीके के होते हैं भाई, तो दो तरीके के फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जिसको पढ़ना होगा वो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, एक एक टॉपिक पे मैंने एक एक वीडियो बनाया है, अभी बस घूम आया। ठीक, तो बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हो गया, संतुलित बल। ठीक है, संतुलित, संतुलित, और अनबैलेंस्ड असंतुलित, संतुलित। ठीक है, ठीक है ना। तो दो तरह के बल हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक, अब बैलेंस फोर्स को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। जब सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो हो जाता है तो वो कहलाएगा बैलेंस फोर्स। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सारे फोर्स का जो जोड़ है, ठीक है, जो सम है, अगर जीरो नहीं आता है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और मैं यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। कैसे भाई, अच्छा फिजिक्स में एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव भी मान सकता हूँ, निगेटिव भी मान सकता हूँ। ठीक है, यानी कि आप इस फोर्स को पॉजिटिव भी मान सकते हैं
और इसको निगेटिव मानेंगे, अगर इसको निगेटिव मानेंगे तो इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो ये आपको आज़ादी है कि कौन से फोर्स को आप पॉजिटिव मानते हैं। जिस भी फोर्स को आप पॉजिटिव मानेंगे उसके अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा एफ नेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया भाई बैलेंस फोर्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। अब हम आते हैं अनबैलेंस फोर्स की ओर। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है? जब नेट फोर्स 0 ना हो। तो मान लेते हैं सेम वही ऑब्जेक्ट है, एक तरफ से हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक तरफ से हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखो, अब अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको हम निगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स होगा वो 10 माइनस 20 होगा, डेट इज -10। ठीक है, -10 न्यूटन इसका टोटल फोर्स आएगा या नेट फोर्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी या टेंस टू मूव होगी। यहाँ जो टोटल फोर्स है डेट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये असंतुलित बल है, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स का। ठीक है, ठीक है ना बेटा? अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जैसे, ठीक है, बैलेंस फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है या फिर एक बुक टेबल पे रखी हुई है तो वो एग्जांपल है बैलेंस फोर्स का। ठीक है, फिर अनबैलेंस फोर्स, ठग ऑफ वॉर्स जो हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, उधर 5 लोग हैं इधर 6 लोग हैं, जब एकदम बीच में रहता है तो वो बैलेंस फोर्स है। जैसे ही मैंने ज़्यादा तेज खींचा तो मैं इधर की ओर गिर गया, डेट इज अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। अब बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के बाद आता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, मैंने 1000 बार बताया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के पहले मैं बताऊंगा गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट ही बेस तैयार करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए। तो गैलीलियो साहब का बेसिकली एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था उनका। ठीक है, ठीक है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? गैलीलियो साहब ने क्या किया भाई, एक बॉल लिया, ठीक है, और उसको h हाइट से गिराया। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बेसिकली उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि भाई ये बॉल जब नीचे की ओर आ रही है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना, फिर ये ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, और वो वहीं तक, मतलब सेम हाइट तक वो जा रही है, मतलब सेम हाइट गेन कर रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या, इंक्लाइन प्लेन को और कम कर दिया। ठीक है, ऐसे मैं रफली बना रहा हूं। ठीक है, तो भी उन्होंने देखा कि बॉल कुछ दूर ज्यादा चल के सेम हाइट तक गेन कर रही है, और फिर उन्होंने प्लेन कर दिया। तो उन्होंने देखा क्या कि ये बॉल चलती जा रही है, जब h 0 हो गया, h हाइट से निकाला, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो साहब का। बेसिकली गैलीलियो साहब ने यहाँ से ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये किया कि भैया जो बॉल है, ठीक है, वो ये मोशन कॉन्टिन्यूअस कर रही है। ठीक है ना, ये मोशन कॉन्टिन्यूअस कर रही है, यानी कि ये बॉल अगर मैं छोड़ दूं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी बहुत दूर तक चली जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ तक फ्रिक्शनलेस सरफेस बना पाएंगे। क्लियर हो गया? लेकिन गैलीलियो साहब का ये एक्सपेरिमेंट सही था, जहां तक फ्रिक्शनलेस सरफेस था वहां तक तो बॉल ही गई। तो भैया उन्होंने ये कहा कि भाई बॉल जो है ना मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है ना,
जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो बॉल क्या है भाई, मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो यही उनका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, उन्होंने बेसिकली इसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो उनका ये कहना था कि एक अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होगी उस बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि उसके स्टेट को चेंज करने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स की नीड होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो गैलीलियो साहब का यही एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, और देखते हैं। तो भाई न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो बहुत ही आसान है, अब तक आपको रट जाना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी until and unless an external unbalanced force can be applied। यानी कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो भाई अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, यानी कि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है ना, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट लॉ को यूज कर याद करने के लिए। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यानी कि जड़त्व का सिद्धांत भी बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। क्लियर हो गया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों, कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, और जैसे ही एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाएगा वो बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर देगी। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। इनर्शिया कितनी तरह की होती है भाई? 3 तरह की होती है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ, बल की यानी फोर्स की उपस्थिति, यानी कोई ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो रहा है, उस एजेंट का पता लगाया, तो वो एजेंट कौन निकला? वो एजेंट निकला फोर्स। ठीक है ना, तो वही न्यूटन फर्स्ट लॉ का काम था। ठीक है, तो अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम का जड़त्व, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है ना, जैसे अगर मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है, बस में बैठा हूँ, बाइक पे बैठा हूँ रेस्ट पे, ठीक है, तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहिए। अचानक से अगर बाइक तेज हो गई तो क्या हो जाएगा? मेरी बॉडी पीछे चली जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेरी बॉडी रेस्ट पे ही थी। ठीक है, मोशन में बाइक आई। ठीक है, सेम उसी तरह मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, और अचानक से सडनली ब्रेक लग गया बस का, तो मैं क्या हो गया? आगे की ओर चला गया। क्यों चला गया? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्लियर हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मैं आगे गया, यानी कि मेरी बॉडी जो थी वो मोशन में थी, और जब ब्रेक लगा तो बस रुकी, मैं नहीं। ठीक है, बस रुकी, मैं नहीं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? जैसे मैं सीधे रास्ते में जा रहा हूँ, सडनली मैंने अपनी कार राइट मोड़ दी, तो जब राइट मुड़ी तो मेरी बॉडी लेफ्ट की ओर लड़ी। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई मेरी बॉडी तो सीधे ही जाना चाह रही थी। अचानक से जब मैंने कार का राइट टर्न लिया तो क्या हो गया भाई बच्चों? तो कार मुड़ी, मैं नहीं। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। उसके बाद मेजर ऑफ इनर्शिया, मास और इनर्शिया में एक गहरा संबंध है। ठीक है, यानी कि इनर्शिया का कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इनर्शिया निकाल सकते हैं।
तो मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है भाई, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। यानी कि अगर ये मेरा वीडियो भी है उस पर, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं आसानी से मूव करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये बोर्ड है तो मैं इसको आसानी से मूव नहीं करा पा रहा हूँ। तो भाई मोर मास मोर इनर्शिया, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी मोर मास मोर इनर्शिया, ठीक है ना। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा जड़त्व, और लेस मास यानी कम मास होगा, ठीक है, तो लेस इनर्शिया होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास जितना कम द्रव्यमान उतना कम जड़त्व। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देख लिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ, ठीक है। देखो सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। अब ये जानने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी, वो है मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि संवेग, ठीक है। अब देखो मोमेंटम क्या है, मैंने बताया था, फॉर्मूला तो सबको पता है, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक मान लेते हैं गन है, ठीक है, उसमें बुलेट है। तो अगर मैं बुलेट को फेंक रहा हूँ हाथ से तो आप कैच कर लेंगे, लेकिन उसी बुलेट को अगर मैं गन से फायर कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, ठीक है। तो भाई क्या हो गया, इसमें दोनों ही केस में मास सेम था, पर मैंने वेलोसिटी बदल दी। वेलोसिटी बदलने से क्या हो गया, इफेक्ट बदल गया, प्रभाव बदल गया, ठीक है। अब मैं उसका उल्टा करता हूँ, मैं जो है वेलोसिटी सेम रखता हूँ, मास बदल देता हूँ। यानी कि एक पत्थर है जो कि 100 ग्राम का, मैंने मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से मैंने फेंक दिया, तो आप कैच कर लेंगे। लेकिन वही पत्थर अगर 5 क्विंटल का है तो हो सकता है कि आप दब जाए पत्थर के नीचे। क्लियर है? तो ये ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ पे मैंने मास को सेम रखा पहले केस में और वेलोसिटी चेंज की, और दूसरे केस में मैंने वेलोसिटी को सेम रखा, मास को बदला, तो दोनों ही केस में प्रभाव अलग अलग हो गया, ठीक है। तो भाई न्यूटन साहब ने कहा कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, और उस क्वांटिटी का नाम दिया उन्होंने संवेग यानी मोमेंटम, ठीक है। तो इसको उन्होंने एक और नाम दिया क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और ये होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड भी होती है। क्लियर हो गया? तो मोमेंटम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर मोमेंटम नहीं क्लियर है तो न्यूटन सेकंड लॉ आपके भेजे में घुसेगा नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट इन चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे मैंने कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास था m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u।
और हमने जो है टी टाइम तक इस पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से इसकी जो है वेलोसिटी v हो गई। उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा mu और इसका फाइनल मोमेंटम होगा mv। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया mv माइनस mu अपॉन टी। टी टाइम तक हमने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, टी टाइम तक हमने उस पर फोर्स लगाया। वेरी गुड, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, m को कॉमन लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी। और ये v माइनस यू अपॉन टी हम बचपन में बताए थे, ये क्या है बच्चों, त्वरण, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो हमको ये बताया था कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका प्रभाव है वो है फोर्स, और सेकेंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो आता है k इंटू एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 न्यूटन का अगर फोर्स है, ठीक है, और 1 kg ऑफ मास पे लग रहा है तो उसको एक्सेलरेशन कितना दे रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 1, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके कंफ्यूजन हो तो देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि भाई इसको खोजा था न्यूटन सामने, तो उनके ऑनर में इसकी एसआई यूनिट बन गई क्या, न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अगर डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे कि 1 केजी ऑफ मास पे, नहीं, 1 केजी ऑफ मास को अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो उस पे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। या 1 न्यूटन ऑफ फोर्स वो फोर्स है जो 1 केजी ऑफ मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दे। क्लियर। तो न्यूटन सेकंड लॉ में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसका मैथमेटिकली देख चुके हैं, अब हम इसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम शॉर्ट वीडियो है ये, ठीक है। तो आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा क्या कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर टाइम डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। क्लियर है। और अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, ठीक है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, कैचिंग द क्रिकेट बॉल, ठीक है, कैचिंग द क्रिकेट बॉल। हालांकि अभी मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का हुआ, फिर जो न्यूजीलैंड से हुआ। तो आप देखेंगे जब भी फील्डर कैच करता है तो वो कुछ ऐसे करता है, ठीक है ना। मतलब वो क्या करता है कि बॉल को पीछे की ओर ले जाता है। अब बॉल को जब वो पीछे की ओर ले जा रहा है, ऐसा करता क्यों, उसको तो फिजिक्स आती नहीं है, हो सकता है भाई पढ़ा हो फिजिक्स, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे क्रिकेटर भी हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो भाई कैचिंग द क्रिकेट बॉल, तो जैसे ही वो बॉल को पीछे की ओर कर रहा है, इट्स मीन ही इज इंक्रीजिंग द टाइम। इंक्रीज टाइम करने की वजह से क्या हो गया, फोर्स डिक्रीज हो गया, यानी कि उसको चोट कम लगेगी, ठीक है ना, यानी कि उसको चोट कम लगेगी, ठीक है। और अगर इन टर्म्स ऑफ केस की बात करें, ठीक है, मोमेंटम की, तो मोमेंटम को वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। फोर्स डिक्रीज यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मोमेंटम ना, तो उसको डिक्रीज कर रहा है। ये एक एप्लीकेशन हो गया। फिर जंप हो गया, ठीक है, जंप। अब जंप में क्या है भाई,
मान लेते हैं मैं एक जगह खड़ा हूँ, ठीक है, इधर पानी है, इधर फ्लोर है। तो अगर मैं पानी में कूदूंगा तो मुझे चोट कम लगेगी, अगर मैं फ्लोर पे कूदूंगा तो मुझे चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई अगर पानी में कूदा तो टाइम इंक्रीज कर गया और फोर्स डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं फ्लोर पे कूदा तो टाइम कम हो गया, ठीक है, टाइम कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा हो गया, यानी कि मेरा पैर टूट सकता है। तो जो भी हाई जंप करते हैं वो देखते हो कि वहाँ बालू रखा रहता है, जब कूद के वो गिरते हैं तो वहाँ सैंड रखा रहता है। सैंड से क्या होता है कि टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? इसी तरह एक एग्जांपल सीट बेल्ट का भी है, ठीक है ना। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, हालांकि मैं लगाता नहीं हूँ, ठीक है। वीडियोस में आप लोग देखते होंगे टू 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 करता रहता है, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई सीट बेल्ट क्या है भाई, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। और सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा, जैसे आपने पैनिक ब्रेकिंग में आ गए, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड से चलता ही नहीं हूँ तो मुझे सीट बेल्ट लगाने की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन जो हायर स्पीड्स हैं, सपोज कीजिए मैं 120 150 कर रहा हूँ और सडनली सामने एक सांड आ जाए और मैं ब्रेक करूँ, अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो मेरा मुंह जाके टकराएगा कहाँ, इधर। किधर लग जाएगा भाई, आपके डैशबोर्ड पे, और मेरा मुंह फूट सकता है। लेकिन अगर मैं सीट बेल्ट लगाया रहूंगा, ठीक है, अगर मैं सीट बेल्ट लगाया रहूंगा तो क्या होगा भाई, सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा कि वो मुझे रोक लेगा, यानी कि मोमेंटम डिक्रीज करने से बचा लेगा, और जिसकी वजह से मेरा मुंह फूटने से बच जाएगा। तो ये यूज है सीट बेल्ट का। क्लियर है? और ये सारे एप्लीकेशन थे न्यूटन सेकंड लॉ के। ओके, आगे चलते। तो बच्चों अब देखो, हमने देख लिया एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, हमने जो है फर्स्ट लॉ के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा, ठीक है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो है स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है ना। तो भाई देखो फर्स्ट लॉ में हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा था, तो भाई जब तक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ना हो फिजिक्स में, फिजिक्स की क्लियरिटी कम लगती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ को देखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू हो गया। अब मान लेते हैं कि टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम फोर्स को जीरो कर देते हैं, सपोज फोर्स इज जीरो, फोर्स को हमने जीरो कर दिया, यानी कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है। तो जीरो इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये एम वी माइनस यू हो गया। तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो बाई एम हो गया, यहां से हमको मिला v इज इक्वल टू यू। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके काइनेमेटिक्स का कह लो या न्यूटोनियन फिजिक्स का, ठीक, या न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने का या फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली समझने का। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। अब टाइम कुछ भी हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 100 घंटा 1000 घंटे, वो इसी स्पीड से चलता रहेगा या इसी वेलोसिटी से वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। अब इसी वेलोसिटी से अगर वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो भैया क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ कि इफ द बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। तो ये रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस द अनबैलेंस फोर्स शुड बी अप्लाइड। यहाँ नेट फोर्स जीरो है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये बैलेंस फोर्स है, ठीक है, ये बैलेंस फोर्स है। अब अनबैलेंस फोर्स के लिए ये नॉन जीरो होना चाहिए, और जैसे ही नॉन जीरो करेंगे ये बॉडी रुक जाएगी, इसके स्टेट को चेंज कर देंगे। तो अच्छा मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो भाई जीरो यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है।
फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा अनटिल अनलेस उस पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चल सकती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में वो चल सकती है। क्लियर है? यानी कि उसका मोशन यूनिफॉर्म ही रहेगा। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। क्लियर हो गया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने जो है मैथमेटिकली भी देख लिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, तो इसको एकदम दिमाग में रखना। आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों आते हैं हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे। ठीक है, बच्चे बच्चे की जुबान पे न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है, क्या है? टू एवरी एक्शन। ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है? टू टू एवरी एक्शन, okay, there is equal and opposite reaction। ठीक है ना? रिएक्शन। ठीक है, अब इसके पहले कुछ चीजें हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये है तो बड़ा सिंपल सा, ठीक है, लेकिन इसमें कहानियां बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना? कहानी क्या ज़्यादा है? सबसे पहली चीज़ कि न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ में कि भाई अगर मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, ठीक है, दो स्प्रिंग कॉइल है या स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और मैं उसको जो है ऐसे सेटअप करता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ के खींचता हूँ, मतलब ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस पे जो रीडिंग शो होगी वही रीडिंग इस पे शो होगी। ठीक है ना? या फिर अगर मैं मान लेता हूँ एक बॉल है, एक व्यक्ति है, और मैं उसको हिट कर रहा हूँ अपने हाथ से, ठीक है ना? तो भाई जितना फोर्स मैंने लगाया उस पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये लगाएगा। ठीक है? या फिर एक बुक है जो डेस्क पे या टेबल पे पड़ी हुई है और ये फोर्स लग रहा है mg, तो इसका जो रिएक्शन होगा ये ऊपर ये भी mg के बराबर होगा। अब इन सब चीज़ों में हमको एक चीज़ समझनी होगी, ठीक है, कि भाई एक्शन कौन है, रिएक्शन कौन है। एक्शन क्रिया किसने किया और प्रतिक्रिया किसने किया। एक्शन किसने किया, ठीक है, और रिएक्शन किसने किया। अब इन सब केस में अगर मैं इसको एक्शन, मैंने मान लेता है स्प्रिंग ए है, स्प्रिंग ए ने अगर एक्शन किया तो बी रिएक्शन होगा। ठीक है ना? यानी कि कोई भी एक, इसको भी हम एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं और इसको एक्शन बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। ठीक है? इसमें भी अगर मैं बोलूं कि बंदे ने ये एक्शन किया और मैंने पीटा वापसी में, तो भाई ये एक्शन ये रिएक्शन, इसमें भी सेम, ये एक्शन ये रिएक्शन। तो आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप किसी को भी एक्शन ले सकते हैं और दूसरे वाले को रिएक्शन ले सकते हैं, पहली चीज। ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नेवर कैंसिल ईच अदर। ठीक है? ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है? ये क्यों नहीं करते हैं? कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा और एक ऑब्जेक्ट रिएक्शन करेगा। तो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन का लगाएगा। तो ये एक एक्शन दूसरा रिएक्शन, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो बॉडीज पे लगते हैं, टू बॉडीज का होना जरूरी है। ठीक है? एक बॉडी एक्शन करेगी, ये सब लिमिटेशन है या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ कह सकते हैं। यानी कि एक बॉडी एक्शन करेगी और दूसरी बॉडी रिएक्शन करेगी, तो भैया ये दो बॉडी और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक बॉडी को पर्टिकुलर देखा जाए ए को, ठीक है, तो बस इस पे 10 न्यूटन का ही फोर्स होगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ठीक,
टू बॉडीज हैं, नेवर कैंसल ईच अदर हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल, यानी कि अगर एक 10 न्यूटन का लगा रहा है तो दूसरा भी 10 न्यूटन का ही लगाएगा, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। और जो लास्ट है वो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, यानी कि अगर 10 बजे कोई व्यक्ति आके मुझसे टकराता है, ठीक है, और ठीक है 10 बजे टकराता है, एक्शन करता है, तो रिएक्शन भी 10 बजे ही होगा। ये नहीं कि रिएक्शन में 15 मिनट बाद उसको एक थप्पड़ मारूंगा, नहीं, मैं तुरंत ही उसको रिएक्शन दूंगा या ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाएगा। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। और इसके कुछ एप्लीकेशन देखा जाए, ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन में पहला हो गया वॉकिंग, ठीक है, चलना, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हम फोर्स पीछे की ओर लगाते हैं और उसका रिएक्शन होता है आगे की ओर, ठीक है। तो हम फोर्स पीछे की ओर लगा रहे हैं और रिएक्शन हुआ आगे की ओर, जिसकी वजह से हम आगे की ओर चलते हैं। स्विमिंग हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया स्विमिंग, तैरना, ठीक है। तैरने में हमने क्या किया, पानी पे फोर्स पीछे की ओर लगाया और मेरी बॉडी किधर गई, आगे की ओर। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी कि जब मैं बंदूक चला रहा हूँ, ठीक है, बंदूक चला रहा हूँ तो मेरी बंदूक पीछे की ओर हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई गोली जो है किधर निकल रही है, आगे की ओर, ठीक है, और वो एक्शन कर रही है और उसका रिएक्शन पीछे की ओर है, जिसकी वजह से मेरी गन पीछे की ओर रिकॉयल हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खत्म पूरा। और भी ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे रॉकेट भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करता है, ठीक है, मैन एंड बोट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना ही था आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मैंने बताया है, जो कि इस बार कर्टेन हो गया है इस साल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है वो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहीं तक था, कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज़रूर संपर्क करें, गारंटी मेरी है, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।